Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत फैमिली पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हमको सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 6 जनवरी करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित आऊँगा, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो का लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बिल निशान को दबाकर ऑल को टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF का अध्यक्ष किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यानी जो AICF का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो ये संजय कपूर जी को संजय कपूर जी को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के आपके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है वो संजय कपूर जी हैं, जिसे AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने बचत बैंकों के खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने BIO सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। विच बैंक हैज अनाउंस्ड इंट्रोड्यूस ऑफ वीडियो KYC अकाउंट ओपनिंग VAO फैसिलिटी फॉर सेविंग बैंक अकाउंट्स। तो ADBI के द्वारा आपके एक बैंक खातों के लिए, बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने की BIO सुविधा शुरू करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, सुविधा के माध्यम से एक ग्राहक अपने घर या कार्यालय की सुविधा से ऋणदाता के साथ एक बचत खाता खोल सकता है, क्योंकि शाखा में आने के लिए कोई भौतिक फॉर्म नहीं भरे जाने चाहिए या यात्रा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपके IDB जो बैंक है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बचत खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। तो अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1964 में इसे स्टार्ट किया गया था। और इसके CEO कौन है, राकेश शर्मा। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई। ऑलमोस्ट जितने सारे बैंक है ना, आप मोस्टली बैंक जो है उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए आम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस CJ ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो पंकज मित्तल जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए आम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश मित्तल की नियुक्ति की गई है। मुख्य न्यायाधीश मित्तल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग की और बन गया कि मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, और जो आपके पंकज मित्तल जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए आम उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखिए, यही है आपके पंकज मित्तल जी। ठीक है, ये पंकज मित्तल जी जो है वो आप लोग इनको एक बार देख लीजिए ताकि आपको हमेशा ये चीज़ याद रहे। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है। विच इंडियन मल्टीनेशनल 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल 2-व्हीलर कंपनी। तो ये बजाज ऑटो है, जो कि भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी है, जो कि दुनिया में सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है, जिसके बाद यह बाजार में रुपये से अधिक का पूंजीकरण पा गई है। और ये 1 जनवरी 2021 को 1 लाख करोड़ रुपए की इसका ये मार्केट हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो बजाज ऑटो है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए 100 मिलियन लगभग 730 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB विल प्रोवाइड a loan of 100 million about 730 crore to modernize and upgrade the electricity distribution system in which city। तो ये बेंगलोर में आपके
बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए 100 मिलियन यानी लगभग 730 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो एडीबी के द्वारा किया जा रहा है। और कल एडीबी के बारे में मैं एक क्वेश्चन को आप लोग के पीछे मैं सॉल्व मतलब एक क्वेश्चन था आपका, हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन था कुछ, आई थिंक एक बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए क्वेश्चन था कि उसमें भी एडीबी के द्वारा ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं एडीबी के बारे में फैक्ट्स बताया था कि कौन हेड है, फुल फॉर्म क्या होता है, सब चीज़ बताया था। तो आज आप लोग जाके कमेंट में एडीबी के बारे में क्या हेड है, कौन हेड है, कब कब कितने आपके मेंबर एडीबी में है, कब इस्टेब्लिश किया गया, इसके हेड कौन है, सारे फैक्ट्स आप कमेंट में अवश्य बताइए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस देश ने पाकिस्तान महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? विच कंट्री हैज़ passed the Malala Yousafzai Scholarship Act to increase the number of scholarship for Pakistan women। तो ये यूएसए के द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। ठीक है, इस विधेयक को संयुक्त अमेरिका के सीनेट ने 1 जनवरी को ध्वनि मत से पारित किया था। यह बिल अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए व्हाइट हाउस में जाता है। ठीक, ये बिल क्या है उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी को पाकिस्तान की उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्तियां पाकिस्तान की महिलाओं को 2020 से 22 तक अकादमिक विषयों की श्रेणी में मौजूद पात्रता के अनुसार प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो है वो आपका यूएसए के द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं के छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया गया है। तो ये हमारा आज का छठा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का संबोधन किसके द्वारा किया गया? हु एड्रेस द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 4 जनवरी 2021। तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का संबोधन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा किया गया था। स्थापना के 75वें वर्ष में ये आपका था। ठीक है, जब स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 75 वर्ष ये था। ठीक है, इस वर्ष का विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो इस बार आपका मेट्रोलॉजी डे मतलब जो मेट्रोलॉजी आपका ये मनाया गया है तो उसका थीम क्या था। ठीक है, तो ये 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का संबोधन किया गया, वो भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये संबोधन किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पर्वतारोही का निधन हो गया जिन्होंने भारत के सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षित करने में मदद की थी? हु माउंटेनर डाइड रिसेंटली हु हेल्प्ड इंडिया सिक्योर द सियाचिन ग्लेशियर? इनका नाम था नरेंद्र कुमार बुल। नरेंद्र कुमार बुल जो थे वो एक पर्वतारोही थे। ठीक है, और वो आपके भारत को सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। ठीक है, वह 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के लिए जिम्मेदार थे। वह नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, पहले इंडियन थे जो कि नंदा देवी पर चढ़ाई किए थे। उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट ब्लैंक यानी आप जो सबसे ऊंची चोटी है ना, और उसके बाद माउंट कंचनजंगा, इतने माउंटेन पे ये इनके द्वारा चढ़ाई किया गया है। उन्होंने अपने द्वारा किए गए हर चीज़ में लगातार चार्ज करने के लिए बुल उपनाम अर्जित किया था। ठीक है, वो खुद अपना नाम बुल रखे थे। ठीक है, अपना बुल जो थे वो एक उपनाम रखे थे जो कि उनको हमेशा मोटिवेट करता था। ठीक है, कर्नल नरेंद्र कुमार को कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मैकग्रेगर पदक से सम्मानित किया गया। 1970 के दशक के अंत तक 1980 के दशक के प्रारंभ में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में कई अभियान इनके द्वारा चलाए गए। ठीक है, तो ये थे नरेंद्र कुमार बुल जो कि इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि भारत के सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षित करने में काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा हेल्प किया गया था। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इससे पहले देख लीजिए, यही है आपके नरेंद्र कुमार बुल। काफ़ी शानदार दिख रहे हैं और काफ़ी एक वाइल्ड मैन की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कि चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 4th ग्लोब आयुर्वेदा फेस्टिवल बी हेल्ड? तो केरला में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जा रहा है? केरला में ये किया जा रहा है। तो केरला के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एक बार आप लोग वो देख लीजिए। ठीक है, कैपिटल होगा तिरुअनंतपुरम और राजधानी सिटी भी तिरुअनंतपुरम ही है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
तो बिल्कुल आप लोग गवर्नर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका गवर्नर से क्वेश्चन पूछ रहा है और इवन चीफ मिनिस्टर भी पूछ रहा है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। विधानसभा 140 सीट है और ए रैंकिंग कितना है 21st, पॉपुलेशन में रैंकिंग 13th है और लोकसभा में कुल 20 सदस्य हैं, राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। और उसका देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो अनामुडी शुलान नेशनल पार्क हो गया, इरानविकुलम नेशनल पार्क हो गया और मथाई कितम शुलान नेशनल पार्क हो गया, पेमाडम शुलान नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये कुल 6 नेशनल पार्क है जो कि आपका केरला में एस्टेब्लिश्ड है। चलिए मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, क्यों, क्योंकि आपका केरला किस किस राज्य से बॉर्डर करता है, उसके लिए मैं सबसे आपको नीचे ले चलता हूँ। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ केरला का मैप। तो यहाँ पे आप लोगों को केरला स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। और आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी, एटलीस्ट जो नीचे जो स्टेट्स वगैरह हैं या फिर इस साइड में जो स्टेट्स हैं वो आपको मोस्टली चीज़ें आराम से याद हो गई। 7 सिस्टर्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन जो बीच में है चीज़ें और या जो लास्ट में है तो वो इंसान को जल्दी याद हो जाता है। तो केरला का जो बाउंड्री है वो आपको मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ कि केरला कहाँ पे पेश करता है। तो केरला ये है और बाउंड्री शेयर ऐसे तमिलनाडु और कर्नाटका। तो ये कुल 2 राज्य हैं जिससे इसका केरला का बाउंड्री शेयर होता है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से केरला के बारे में देख लिए होंगे। तो अब चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भारत के द्वारा किया गया, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा कहाँ शुरू की है। वेयर हैज़ टेस्ला लॉन्च द इट्स लार्जेस्ट सुपरचार्जर फैसिलिटी। तो चीन में टेस्ला के द्वारा सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा शुरू की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स। अगला प्रश्न है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान। एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अडॉप्ट हेरिटेज योर आइडेंटिटी प्लानिंग मिनिस्टर एंड विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्कीम। तो ये आपके योजना ये जो योजना है वो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक विरासत को अपनाओ और अपनी धरोहर को पहचान, ये योजना का जो आपका लॉन्च किया गया, ये शुरुआत किया गया पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये योजना का शुरुआत किया गया, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। वियतनाम हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड परचेजिंग फूड ग्रेन्स स्पेशली राइस फ्रॉम विच कंट्री ड्यू टू अट्रैक्टिव प्राइस, ठीक है। तो ये जो है वो भारत के साथ अभी रिसेंटली भारत में चावल का खेती हुआ है और चावल काफ़ी ज़्यादा है। तो वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण आपके भारत के साथ खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है, ठीक है। तो वियतनाम का कैपिटल कहाँ है, हनोई है। कहाँ है, हनोई। तो आपके आने वाले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि एनटीपीसी में आपका एग्जाम हो रहा है ना, तो एनटीपीसी एग्जाम में आपका कंट्री एंड कैपिटल से क्वेश्चन आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया। गौरतलब है कि दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश वियतनाम ने भविष्य के लिए एक भारी मात्रा में चावल का भंडारण करना शुरू कर दिया है। वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देश के चावल के भंडारण के लिए प्रेरित किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्यान्नों की सिक्योरिटी आपूर्ति खाद्य असुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ा रही है, ठीक है। तो जो वियतनाम जो है वो भारत के साथ में आपका चावल खरीद बिक्री का काम स्टार्ट किया, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए एक 7,000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है। विच द फॉलोइंग प्लेयर्स बिकेम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 7,000 रन फॉर न्यूजीलैंड इन टेस्ट क्रिकेट। तो केन विलियमसन है, काफ़ी उम्दा प्लेयर है। तो केन विलियमसन जो है वो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जो कि 7,000 रन बनाने वाले तीसरा खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बन गए हैं, ठीक है। अभी इनके द्वारा रिसेंटली दोहरा सेंचुरी है, डबल सेंचुरी 2 लगाया गया है और काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्लेयर भी हैं और इनके द्वारा काफ़ी शानदार खेल दिखाया जाता है और अच्छे इंसान भी है, ठीक है। तो ये केन विलियमसन जो है वो आपके टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये 2 खिलाड़ी और कौन कौन है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव 3 करोड़ रुपीज टू द प्लेयर्स हु वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक।
तो ये जो राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उस खिलाड़ी को हम 3 करोड़ रुपया देने मतलब देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी मोटिवेशन की चीज़ है। जो भी प्लेयर को जीतते हैं तो उनको अपने मोटिवेट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ओलंपिक में जो भी लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं उन लोगों को 3 करोड़ रुपये देने का घोषणा किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया। इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को 75 लाख के बजाय 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख की जगह 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख की जगह पे 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इससे मोटिवेट हो सकता है, जो भी प्लेयर होता है वो काफ़ी मोटिवेट होता है। आपको जब भी आपको फिनेंशियली किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो अब राजस्थान के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एक बार वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया जयपुर और लार्जेस्ट सिटी भी इसका जयपुर ही है। गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। निगम में 200 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है। लोकसभा में 25 है और हाईकोर्ट जो इसका है वो राजस्थान हाईकोर्ट ही है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक हो गया मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाट नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपके राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अब ये देखिए राजस्थान जो है वो भारत के अन्य किस राज्य से बाउंड्री करता है वो आप एक बार स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कर रहा है, पंजाब से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और गुजरात से। तो ये कुछ राज्य हैं जिससे राजस्थान का बाउंड्री शेयर होता है। आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख गया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन द लास्ट की तरफ, ठीक है। जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कमेंट में काफ़ी खूबसूरती तरीके से दिया था। हालांकि बहुत कम लोगों के द्वारा कमेंट में आंसर किया जा रहा है, पर जो लोग भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन था, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नेम एज हाउ टू बी अ राइटर इज। ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन डी बिक्रम सेठ। तो जो बुक लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा, हाउ टू बी अ राइटर इज जो बुक था वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। और इस प्रश्न का आंसर रियांजली जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था, ठीक है। और ये हर दिन अच्छी तरीके से आंसर देते भी हैं, बाकी लोग का पता नहीं, पर इनका तो मैं हर दिन देखता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं प्रश्न पूछा था सारे प्रश्न का आंसर इनके बाद दिया गया था। मैं पूछा था DRDO के बारे में, तो DRDO का फुल होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपका इस्टेब्लिश किया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर है G सतीश रेड्डी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज या साइंस, ठीक है। तो ये जो था DRDO के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। तो आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि आपके NTPC में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है DRDO से, या जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है ना वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो लोग भी नहीं आप कवर किए हैं वो कवर कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके शिवम सर के द्वारा आज NTPC का एनालिसिस लाया गया है। तो जो लोग आपका 5 तारीख का एनालिसिस नहीं देखे हैं NTPC का, वो एक बार जाके अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस बताया गया है वो आपके जो क्वेश्चन आया था वो भी, और जो अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को कंक्लूड करके वो एनालिसिस लाया गया। तो एक बार जाके अवश्य देखें, आप लोगों के लिए ही लाया गया और आप लोग को काफ़ी फ़ायदा ये मतलब दे सकता है, ठीक है। अब उसका कुछ आपका क्वेश्चन पूछा था कि RBI के बारे में पूछा था। तो वो RBI के फर्स्ट गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, ठीक है। ये आपका पूछा था कि जिसके रिसेंटली जो आपके शक्तिकांत दास हैं उसके पहले आपके RBI गवर्नर कौन थे। तो ये प्रश्न का भी आंसर दिया था। उर्जित पटेल जो थे वो आपके RBI के 24th गवर्नर थे। फिर आपका जो रस्किन बॉन्ड थे जो पुस्तक का नाम लिखे थे वो तो हो ही गया। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न है कि कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। Which country has announced a strict lockdown of about 1.5 months in view of threat of new coronavirus? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का आंसर, अभी जो मैं प्रश्न आप लोग से पूछा हूँ वो सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दें। यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।